देखो, वो आकृतिक प्रक्रियाएं, अभी जितने आगे जितने भी चैप्टर है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ याद रखना। लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही है। ये मान के चलो इस एनसीईआरटी शायद 10-15 चैप्टर है ना, तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो हर साल आएंगे ही। तो पीटी देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो पीटी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। पेन की नोक घस गई, ठीक है। तो पीटी निकालने सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसमें श्योर कर लो क्वेश्चन। जैसे भाई इकोनॉमी का मैंने बोल दिया है, कम से कम ये मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ोगे वहाँ से मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। अभी करंट अफेयर को अपन बिल्कुल साइड में करते हैं। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आराम से 6 to 12 अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ते हो तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, तो बस 10 क्वेश्चन आराम से बना लोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के और साइंस टेक के, ठीक, जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी 12th बायोलॉजी के आखिरी 6 चैप्टर है, ऐसे कर मैं बताऊँगा उसमें कुछ कुछ चैप्टर। तो मेरा मानना है कि आराम से 10 क्वेश्चन आपको साइंस प्लस बेसिक वाले जो क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी की साइंस टेक के वो आराम से मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी से ही, कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में आता है पॉलिटी लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर बोलूँगा वही पढ़ लेना, मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और कुछ एनसीईआरटी चैप्टर बताऊँगा तो ये मान के चलो लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन तो आएंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस आएंगे, क्वेश्चन पर बना लोगे आप लोग, ठीक है। हिस्ट्री के लिए जो 6 to 8 एनसीईआरटी है और तो 12th वाले तीनों पार्ट और विपिन चंद्र जरूर पढ़ लेना, और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी वो तीनों, ठीक है। बाद में बता दूंगा पर अभी पढ़ो उनको, इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता दूंगा। तो 10 क्वेश्चन समथिंग वहाँ से आएंगे एनसीईआरटी से ही, ठीक है। हिस्ट्री होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, तो 10, 20, 30, 40, 45 क्वेश्चन हो गए आपके बिना विदाउट करंट अफेयर पढ़े हुए। करंट अफेयर नहीं भी पढ़ोगे तो मेरा माना कि 50 के समथिंग क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर। अब मान के चलते भाई 40 क्वेश्चन करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं, 30 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर आते हैं जो मतलब स्टैटिक प्लस करंट अफेयर मिल के आते हैं। तो 30 क्वेश्चन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीम बताऊँगा, तो वहाँ से 10 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो कि 60 क्वेश्चनों तक अपन आराम से अपन पकड़ बना ले कि हाँ हमें इतना पढ़ के हम जा रहे हैं, 60 क्वेश्चन तो हम करने लायक हैं इस पेपर में, कुछ गलत भी होंगे सही भी होंगे उसकी टेंशन नहीं है, पर यह कि 60 क्वेश्चनों पे कमांड करके जा रहे हो, बचे मान लो 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में अपनी ट्रिक लगाओगे, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ आराम से 20 प्लस सही करोगे आराम से। तो मतलब मेरा माना कि इधर मान लो कितना गलत हो जाएंगे, 10-15 गलत भी हो गए, 40 सही हो गए, 20 इधर सही हो गए, लगभग 100 पार रहेगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि 50 से 60 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट के ही आते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। देखो यूपीएससी के क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, करंट अफेयर में अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं और स्टैटिक पार्ट पर अच्छे से कमांड करते ही नहीं है। तो फिर क्या होता है ना, तो करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर अथाह सागर है, तुम 1000 कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो उसमें से एक क्वेश्चन बना पाओ बहुत रेयर है। अब मैं मान लो कि आराम से 30-40 थीम बता दूंगा आप लोगों को करंट अफेयर, उससे आप पक्का बता रहा हूँ 5 से 10 क्वेश्चन आराम से कहीं नहीं जाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन तो मान के चलो, तो वो ज़्यादा फायदा है ना। 1000 तुम पढ़ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है उसका श्योरिटी। तो इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ सिलेक्टिव हो ज़्यादा, अगर तुम बाइट करके पीटी को पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे, जितना सिलेक्टिव पढ़ोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी परपट्टी एवं अन्य आंतरिक, क्या बोलो अमित, कुछ बोलना था क्या? सर जैसे, हाँ सर, जैसे कि कल आपने बताया था ना सर कि अनअकैडमी वाले पे कौन कौन से क्वेश्चंस मिले हैं सर, तो चैप्टर वाइज यहाँ भी बताते जाएंगे, मैं उसको मार्क कर लूंगा, ठीक है सर, ताकि मुझे बाद में आसानी जाए। तुम्हें उठा के फेंक दूंगा अमित मैं। ये काम भाई तुम लोगों को तो 2 साल से तुम जुड़े हुए हो, अरे मैं तुम लोगों को कितनी बार बोला हूँ कि तुम्हें पीटी के और मेंस के क्वेश्चन याद होने चाहिए। नहीं पीटी, जैसे कि मेंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी में, सर एनसीईआरटी में किस चैप्टर से ना कहाँ कौन सा क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा सेलेक्टिव होने में ये ज्यादा आसानी है, ये कह रहा हूँ। भाई खुद से करो, ठीक है, फिर बता दूंगा जहाँ पे मुझे लगेगा, पर मेरा मानना खुद से एनालिसिस करो ज़्यादा बढ़िया। चलो ठीक है, कोई नहीं, बता दूंगा। चलो
पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संतंत्रों का क्रम विकास कैसे हुआ है, भूप्रपट्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ है एवं कैसे हो रहा है, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपट्टी की निर्मित करने वाले सेलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं। जो मतलब नहीं, आ जाओ। धरातल असमतल क्यों है? याद करो, कहीं पे मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, ऐसे करके। सर्वप्रथम भूप्रपट्टी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रता संचालित होती थी। भूप्रपट्टी के निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। अंदर है ना, प्लेटें संचलन करती रहती है, ये चीज़ याद रखना, और इसके लिए आंतरिक बल काम करते हैं। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि इनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन, निम्न क्षेत्रों गर्तों का भराव, अधिवर्धित तलोचन। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है या उनका निर्माण करती है तथा इस प्रकार बहिर्जनक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम बराबर करने में असफल रहती है। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनक व अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल है। याद करो, 2012-13 में पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। तथा बहिर्जनक प्रक्रियाओं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती है। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है और अभी दे रही है तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। भू आकृतिक प्रक्रिया है। आप भू आकृतिक प्रक्रिया के अर्थ को समझाना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन की भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। ये पता होना चाहिए बस थोड़ा बहुत बेसिस, जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपस्य, भवरक्षण, अपरदन, निक्षेपण बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनके इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों को अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। याद करो क्या क्वेश्चन आया था कि जल कारण है, ऐसा करके आया था क्वेश्चन। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहरें एवं धारा इत्यादि है जो धरातल के पदार्थों को हटाता ले जाता तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरें, धारा इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जैसे मान लो कोई छोटे मोटे एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेगा भू आकृतिक कारक क्या होते हैं। क्या आप समझते हैं कि भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रिया में अंतर करना आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण डाल के सारे सभी गतिशील
पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन व निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु दाब से क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। अंतर्जनित प्रक्रियाएं क्या होती है? पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। अभी ये देखो, ये बेसिक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लेगा ज्वालामुखीता क्या कारण होता है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रभाव भूप्रपट्टी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह समतल होती है। पटल विरूपण क्या होता है? सभी प्रक्रिया जो भूप्रपट्टी को संचालित, उत्पादित तथा निर्मित करती है, पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है: तीक्ष्ण विलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रपट्टी की लंबी व संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तन प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थान, उत्पादन या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रियाएं, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, परपट्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तन की भूमिका, प्लेट विवर्तनिक या परिवर्तन की प्रक्रिया में भूपरपट्टी विलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीपीय रचना के कारण साधारणतः विकृति हो सकती है। पर्वतनी, अब देखो ये हिंदी में इन वर्डों को क्या ही समझोगे तुम। पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया। पर्वतनी महाद्वीप रचना भूकंप प्लेट विवर्तनी की प्रक्रिया से भूप्रपट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक में पिछले अध्याय के आग्नेय शैल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखी तक बहुत से पक्षों को विस्तृत विवरण दिया जा चुका है, तो अपन पढ़ चुके हैं। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत करता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है, इसकी विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सारे विक्रय बल अपरूपण प्रतिबल या विलग्नकारी बल होते हैं। यह प्रतिबल सेलों एवं धरातलों के पदार्थों को तोड़ता है। अपूर्ण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विक्षेपण फिसलन होता है। अब देखो प्रक्रिया क्या है। अनाच्छादित की प्रक्रिया है, जिसमें प्रक्रिया अपक्षय होगा, वृत्त संचलन होगा, अपरदन या परिवहन होगा। प्रेरक बल या ऊर्जा बल को गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब तथा ये याद रखना अपक्षय होगा इसके कारण। वृत्त संचलन होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और अपरदन परिवहन होता है गतिज ऊर्जा के कारण। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन या पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को बुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास से वृत्त संचलन, अपरदन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ निरावृत करना या आवरण हटाना। अपक्षय, वृत्त संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं।
अनाचरण प्रक्रिया तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इसे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है, तो ये थोड़ा बहुत याद रखना है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है, जैसा कि स्पष्ट की पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश में स्थित है, जो कि आसानी से मौसमी और जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान और वसन जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार और वितरण, जो प्रमुखतः वर्षा तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणमुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यता प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण और वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरणों पिघलन की आवर्ती, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्य की गहनता शैलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, भ्रंश, सशंतरण, पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, सशंतरण तल घटक, खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने जाता है। मतलब ये बता रहा है कि इसमें सेलों का भी इम्पोर्टेंस होता है, जैसे न्यूटन सेल है, सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है ये वाला, सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है, मृतिका खनिज क्षेत्र है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता का वाला क्षेत्र है ये वाला, मान लो लोहे तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड मृदायुक्त है। तो ये बता रहा है उसके वर्षण, कितनी वर्षा हो रही है, कितना टेम्परेचर रहेगा, टुंड्रा वहाँ पे, टेगा पौड़ाजल क्षेत्र हो गया है, अर्ध मरुस्थल तथा मरुस्थल क्षेत्र हो गए, स्टेपी जलवायु हो गई है, सुहाना जलवायु, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है। शायद अब की ओर ऐसा क्वेश्चन आया भी था। रुको एक मिनट, ये पेपर हमेशा सामने रखना चाहिए। चलो ठीक है, छोड़ो। विभिन्न प्रकार की सेलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेलें भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है, अतः वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनुभवगम्य हो सकता है। दीर्घावधि में सतत श्रांति के कारण सेलों की तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता तथापि मूल रूप से भूपट्टी के उद्भव से संबंधित है। तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं में उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये मैं बोला था कल, देखो क्वेश्चन आया हुआ है। युवराज कहाँ गायब थे इतने दिन से? चलो एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ क्वेश्चन। घर गया था। अब पढ़ाई कर लो, अब घर जाने का टाइम नहीं है, नहीं तो फिर पता ही नहीं लगेगा पीटी का। अब लापरवाही मत करो। देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, एक मिनट। कल मैं जो बोला था ना, कल उस चैप्टर में तो मिला नहीं था, पर ये चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से ईयर का है सर? 2024 का ही है। रुको, कल मैं बोला था ना अपसे वाला, वो यहीं से आया है, इस चैप्टर से। दो तीन साल उसमें वर्षा का पूछ रहा है। अब अपसे के लिए वर्षा हाँ, होती है, वर्षा वाला जो अब अपन पढ़े थे ना अभी, तो अभी इसमें पूरा डिटेल में आएगा वो। रुको एक मिनट।
कल तो हाँ देखो, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। ठीक है, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। तो ये मेरा सही हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो ये यहीं से दिया हुआ है। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय क्या हो गया, कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर कुछ नहीं, कोई बच्चा पढ़ रहा था ना, उसी की आवाज आ गई थी। ठीक है, कोई नहीं। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं जो प्रतिक्रिया सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। ठीक है, अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूंकि अपक्षय से पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्वस्थानीय या तदस्थन ऑन साइट प्रक्रिया है। अब इसमें पूरी प्रक्रिया बताएगा, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से आएगा, ये देखना। अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिकी, जलवायु, स्थलाकृति एवं वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। ठीक है, न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक, जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। ये केमिकल वेदरिंग आएगी। अपक्षय प्रक्रिया को एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण, सेलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन, देखो ये रहा लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। मैं बता रहा था ना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब जो डायरेक्ट है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन में। पहला दिया चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। ठीक है, दूसरा दिया है वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। अब देखो, ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रिया को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रिया किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती है। घोल या विलयन, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जलीय अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों को घोल में मिलाना सम्मिलित होता है, जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अतः यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अपशिष्ट छोड़े सुगमता से निष्कासित हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनाइड, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, में घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होते हैं। संयोन्मुख जैव पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है, जो कि घुलनशील है। मतलब ये जो सारा प्रोसेस बता रहा है वेदरिंग का बता रहा है। याद करो, जैसे बहुत बड़े बड़े पर्वत देखे होंगे, वो क्यों समय के अनुसार पिघल जाते हैं। जैसे पत्थर है, वो उसका चूना होने लग जाता है। या मकान देखोगे पुराने, वो क्यों वेदरिंग होने लग जाते हैं। तो उनमें किन चीज़ों का भूमिका होती है उसके बारे में बता रहा है। कार्बोनेशन, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। यह फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल में मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जलयोजन, जलयोजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि का कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है।
अब देखो आंध्र प्रदेश में है ये, उसके कारण जो है प्रक्रिया मतलब प्रोसेस चेंज। देखो ना, जैसे वो राजस्थान में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो सफ़ेद पत्थर पाया जाता है मार्बल, तो मार्बल वो शैली स्टार्टिंग में शैली होता है, ये प्रोसेज होती है, उसके बाद में बनता है बहुत सालों बाद में। तो उसी चीज़ों के बारे में बता रहे कि कैसे वो कन्वर्ट होती है। यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय में लंबी होती है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों में श्रांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है। अनेक क्ले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते हैं और संकुचित होते हैं तथा इस प्रक्रिया को पुनरावृत्ति उपरशायी पदार्थों में दरार के कारण बनती है। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर सेल विभंग में सहायक होता है। जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन अपसल्कन एवं कणिक के विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीकरण व न्यूनीकरण। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के निर्माण हेतु खनिज व ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण वहीं होता है जहाँ वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इसी प्रक्रिया में लोहे, मैग्नीज, गंधक जो सल्फर होता है इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से सेलों का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो लोहे धारक बायोटाइट, ओलिवाइन व पाइरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का लाल रंग भूरे या पीले रंगों में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जंग लगना। जैसे लोहे, अगर लोहे को तुम बाहर रख दोगे, पानी होगा, हवा होगा, रिएक्शन होगी तो उसे गलना स्टार्ट हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज जैसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव है, तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे न्यूनीकरण क्रिया कहते हैं। ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल के क्षेत्र या जलाप्लित क्षेत्रों में पाई जाती है। न्यूनीकृत होने पर लोहे का लाल रंग हरे या आसमानी दूसरे रंग में बदल जाता है। अपक्षय की ये प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है। जलयोजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षय की प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। अब देखो ना, यूपीएससी कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, तो पूछेगा तो बेसिक ही पूछेगा। वैसा नहीं कि ये सारी प्रोसेस पूछ लेगा। अगर आप ये वेदरिंग वाली है ना, आप केमिस्ट्री देखोगे ना, केमिस्ट्री में भी होती है सारी चीज़ें, तो इतना नहीं पूछेगा। जैसे यूपीएससी ने आपके क्वेश्चन पूछा तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, वो इतना जाके डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। क्या हम लोहे में जंग लगने के ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना आवश्यक है? क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जलाभाव वाली उष्ण स्थल में प्रभावकारी हो सकती है? होती है, मॉइस्चर तो होता ही है ना, उससे होगा। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस, ये है ना केमिस्ट्री में भी आता है ये सारी चीज़ें, केमिकल वेदरिंग, ये सब सारी चीज़ें। तो इतना डिटेल में कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा, क्योंकि जब साइंस का ही बेसिक साइंस वाला पार्ट पूछता तो इतना नहीं पूछेगा, पर हल्का फुल्का पता होनी चाहिए। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। यह अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार, दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल में विभिन्न धातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं, जिसका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन विस्तारण के कारण सेलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप में सेलों की बड़ी हानि पहुंचा सकती है। अभी देखोगे ना, तो मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो इतना घबराने की जरूरत है नहीं। भार विलीनीकरण और विस्तारण, अनवरत अपर्दन के कारण ऊपरी शाही सेलों के भार। क्या हो गया? क्या बोले भैया? मैं बोला कि मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा यहाँ से, तो इतना हेडिंग क्या बोले आगे का नेक्स्ट? भार विलीनीकरण में विस्तारण नहीं है क्या? ये ओल्ड एनसीईआरटी है, नहीं है, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया है, क्या हटा दिया है? ये पुरानी एनसीईआरटी है, 2019 से पहले जो केमिकल वेदरिंग दिखाया, फिर सीधा ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डाला। अच्छा ठीक है, इतना टेंशन मत लो उसका। अनवरत अप्रदन के कारण उपरशाही सेलों के भार का अपनयन, ऊर्ध्वाधर दबाव। अभी जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बुक आई है, जो 6th क्लास वाली देखोगे, तो उन्होंने जैसे अभी 6th क्लास में आप क्या क्या पढ़ते थे? आप पढ़ते थे हिस्ट्री पढ़ते थे, पॉलिटी पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, अभी तीनों हटा के एक ही बुक में दे दिया है तो आगे तो और शॉर्ट होने वाला है। इंक्लूड तो किया होगा ना सर?
हाँ, दो दो एक एक दो दो चैप्टर जोड़ दिया है ना, अब वही सेम चैप्टर है, ऐसा नहीं कुछ, वही सेम है सब कुछ, तो इसलिए मैं तुम्हें उस दिन मना कर रहा था कि वो मत करना, सब सेम है। ऊर्ध्वाधर दबाव की निर्मित का कारक होता है जिसमें सेलों के ऊपरी सशस्त्र विस्तारित हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप सेलों का पातन। अब देखो ये ऐसी वर्ड लैंग्वेज आप क्या ही करोगे इसमें। तत्स्वरूप विघटन होता है। विभंग मोटे तौर पर भूतल की सतह के समांतर विकसित होता है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्र में चाप विभंग द्वारा सेलों की भारी चादरी अपसल्कन पट्टियाँ निर्मित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भार विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपसल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों मीटर तक हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद का अपसल्कन गुंबद कहते हैं, जो कि इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ये रहा। तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण। सेलों में विद्वान विभिन्न प्रकार के खनिजों में समय के विस्तारण और संकुचन की अपनी सीमाएं होती है। तापक्रम बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है एवं अपने निकटस्थ खनिज को दबाता तथा तापक्रम गिरने के साथ उसमें तदनुसार संकुचन होता है। तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण सेलों के छिछले सशस्त्रों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता रहता है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु में अधिक उच्च क्षेत्रों में जहाँ दैनिक तापक्रमांतर बहुत अधिक होता है सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जैसे राजस्थान में देखो, रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक हो जाता है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ये संचलन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवरत श्रांति से सेलों को बहुत कमजोर बना देते हैं। सेलों के सतही संरचना में उनके गहराई के संरचनाओं की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण सेलों के अंदर प्रतिबल उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप सतह के समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग विकसित हो जाते हैं। गर्म तथा ठंडा होने में विविध भिन्नताएं होने के कारण सतह के संरचना में होने वाले फैलाव तथा संकुचन और तत्पश्चात धरातल से अपसल्कन के कारण सेलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। ये मैं बता दूं, जैसे क्या होता है तुम्हें पता है, आप लोग इतना ऑब्जर्व नहीं किए, जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तुम्हें पता है वो एक समय के बाद में फैलते भी जाते हैं, वो आकार बढ़ता है उनका। तो ये उन्हीं के बारे में बता रहे सारी चीज़ वो होती है। ग्रेनाइट सेलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गोलास्मों का निर्माण होता है, जिसे टॉर कहते हैं। हिमकरण, पिघलन व तुषार वेजिंग। सेलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमकरण व पिघलन के होने से हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय गठित होता है। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों जहां हिमकरण व पिघलन की प्राय पुनरावृत्ति होती है में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जल की तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव एवं उच्च दबाव का कारण बनता है। यह फैलाव संधियों, दरारों एवं छोटी छोटी अंतर्कणीय विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करता जाता है जब तक कि सेलें टूटकर अलग नहीं हो जाती है। लवण अपक्षय। सेलों में नमक तापीय क्रिया जलयोजन और क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा बोरियम जैसे कई लवणों में आयतनिक फैलाव को प्रवृत्ति होती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम तापीय विशेषता पर निर्भर करता है। रेगिस्तान में 30 डिग्री से 50 डिग्री तक का सतह पर उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायक होता है। सतह के निकटस्थ रंध्रों में लवण के क्रिस्टल सेलों के पृथक कणों में विपाटन पैदा कर देते हैं, जो अंततः गिर जाते हैं। पृथक कणों के गिरने की यह प्रक्रिया कणिक विघटन या कणिक सल्कन का कारण बन सकती है। सभी लवण विघटन प्रक्रिया में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावकारी है। आदतः शुष्कन के एकांतर वाले क्षेत्रों में लवण क्रिस्टल की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं होती है। इसमें निकृष्ट कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में सोडियम क्लोराइड तथा जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित हो जाते हैं, जिससे फलस्वरूप पूरी अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पर दरारें विकसित हो जाती है। लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़िया बड़ी सुगमता से टूट जाती है। इसके बाद चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेल, नीस, ग्रेनाइट की स्थिति होती है। तो मतलब ये बता रहे वेदरिंग जो होता है उसके कारण क्या क्या होता है। देखो, मान लो कि ये टेम्परेचर शुष्क आर्द्र होता रहता है, तो उससे मान लो ये सारी चीज़ें होती है। पंख प्रवाह होगा, भू प्रवाह हो गया, भूसंकलन हो गया, सेल स्खलन हो गया। इधर मान लो तीव्र धारा मंद है तो मर्दस्फरण होगा। तो इसलिए तो देखो ना, वेदरिंग के कारण ही जो है ये पत्थर उत्तर पिघल जाते हैं, इसलिए भूसंकलन ये सारी चीज़ें आती है। जैविक कार्य अब से वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जब की बार, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कॉमन सेंस में, तो इतना घबराने वाली नहीं है बात।
जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण में भौतिक परिवर्तनों से खनिजों एवं आयरन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुओं, दीमकों, चूहों, पतंगों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है। सर आप इस ये क्वेश्चन की क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि जो भी आया तो ऑक्सीजन विद्यमान होती है सर, वो तो दे रखा है इसमें, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। वो तो है, ठीक है। सुनो ये बात, अब देखो ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 का। मतलब रुको मैं बताता हूँ। बहुत समझ में आएगा कैसे ये क्वेश्चन 2022 का है। ये चैप्टर 6 और 7 को ना सर केवल ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं। हाँ, वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, अरे समझ में नहीं Chapter आएगा। 6 और जनरल 7 स्टडीज जी नॉर्मल बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसकी लैंग्वेज अनअकैडमी वाले पीडीएफ में इसका कोई प्रश्न नहीं है। मेंस वाले में नहीं है ये कोई उसका, पर फिर भी मेरा मानना है एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। रीडिंग मारने में कुछ ही नहीं जाता है, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो जब 22 का क्वेश्चन था वो मेरा सही हुआ था, मुझे याद है वो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी मतलब जो 2019 से पहले एनसीईआरटी थी, जो अकबर वाला क्वेश्चन आया था वो वाला। और इधर उसमें नई एनसीईआरटी में हटा दिया गया उनको, तो नुकसान है वो। सर जिन्होंने पेपर बनाया होगा उन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना पहले। अरे नहीं, ये ओल्ड एनसीईआरटी मतलब ये 2019 से पहले, वो ओल्ड एनसीईआरटी 2005 से पहले वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इन्होंने हटा दिया ना, देखो ये अब की बार आया यूपीएससी में। देखो ये 2022 में है, 2023 में, 2024 में आया, एक ही क्वेश्चन बार बार ये रहा। ये क्वेश्चन देखना, किसके कुछ प्रजातियां कौवों के कर्षकों के रूप में जानी जाती है। चींटी देखो बिल का काम करती है, बिल का खोदने का काम। अब देखो केंचुओं हो गया, दीमकों, चूहों, पतंगों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने वेजिंग के द्वारा नई छतों का निर्माण होता है। समझ में आया क्वेश्चन? जैसे पॉली जमीन कहते हैं ना, वैसे ही होता है कवक जो काम करते हैं, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों का अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धातुलिप पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ हार्मोन, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिसमें कुछ तत्वों का सड़ना, सड़न तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थ पर जबरदस्त दबाव डालती है तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती है। अपक्षय के विशेष प्रभाव क्या होते हैं? अपसलकन, इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकोचन, फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसलकन एक परिणाम प्रक्रिया नहीं है, सेल या आधा सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी और गोल सतह का निर्माण होता है। अपसलकन अभिभारितकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव में संकोचन के कारण भी होता है। अपसल्कित गुंबद और टॉर्स कर्म से अभिभारितीकरण व तापीय संकोचन से उत्पन्न होता है। अपक्षय का महत्व क्या है? अपक्षय प्रक्रिया सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर और मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रस्तुत करते हैं, अपितु अपर्दन व भ्रष्ट संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा, जैव विविधता, प्रमुख वनों, वनस्पति के देन तथा वन अपक्षय प्रवार देखो कैसे होता है। ढाल का प्रारंभिक स्थिति ऐसे थे, वेदरिंग होते होते थे, ऐसे होता जाता है कि गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय भ्रष्ट, सड़न, अपर्दन, उचावच में लघुकरण में सहायक होता तथा एवं स्थलाकृति अपर्दन का परिणाम है।
सेलों का अपचय में निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धीकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपचय मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब सेलों का अपचय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निःसरण के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपचय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन प्रक्रम की तथा शोधन के लिए व्यवहार के लिए नहीं होगा। इसको समृद्धीकरण कहते हैं। समृद्धीकरण वृहद संचलन, जब बहुत बड़े बड़े रूप में उनका वो होता है। वृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का वृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। वृहद मलबे के संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, संकलन और पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों में अपचय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यदि वृहद संचलन के लिए अपचय अनिवार्य नहीं है, परंतु इसे बढ़ावा देता है। वृहद संचलन अपक्षयित ढालों पर अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें और धाराएं वृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि ये वृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महत्तर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले सशंतर वाले सेले, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए सशंतर खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार औसत तथा वनस्पति का अभाव वृहद संचलन में सहायक होता है। इसलिए बोलते हैं कि पेड़ जो है पेड़ की जो जड़ें होती है बांध के रखती है। अगर पेड़ काट दिए जाएगा तो स्खलन होने लग जाएगा, भूस्खलन होता है। वृहद संचलन की सक्रियता के कारक होते हैं, वे इस प्रकार है। प्राकृतिक व कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार को उठाना, ढालों की प्रवणता ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्तियों, ढाल के पदार्थों के संयंत्र द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार काटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों व नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह एवं संकलन। चित्र 6.5 विभिन्न प्रकारों के संचलन की सापेक्ष गति दर में आर्द्रता की सीमाओं के संबंध को दर्शाता है। किधर है 6.5? वो उधर है, ये वाला। वृहद संचलन को 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मंद संचलन, तीव्र संचलन। मंद विरूपण इस वर्ग का एक प्रकार है जो कि मध्यम, तीव्र एवं मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होता है। इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना कठिन होता है और दीर्घकालिक परीक्षण से इसका पता चलता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा में शेल का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बड़ा स्तंभ, दूरभाष स्तंभ, टेलीफोन पोल को अपनी लंबवत स्थिति से झुके हुए तथा संरक्षण में देखा है? यदि देखा है तो वह मंद विरूपण का प्रभाव है, मतलब धीरे धीरे वो तिरछा होता जाता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ के आधार पर अनेक प्रकार के मंद विरूपण जैसे मिट्टी मंद विरूपण, टेलस मंद विरूपण, शेल हिमानी मंद विरूपण आदि की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा विरूपण भी सम्मिलित होता है, जिसका संबंध ढाल के सारे मंद गति से प्रभावित मृदा के अंबार अथवा पानी से स्नेहित या संतृप्त सूक्ष्म कण वाले शेल मलबा से होता है। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में आम होती है जहाँ परिहिमानी एवं आर्द्रशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जहाँ तक गहराई तक हिमकृत मैदान का सतही पिघलाव होता है तथा वहाँ लंबी लगातार वर्षा होती है। जब ऊपरी भाग संतृप्त हो जाता है एवं जब निम्न भाग जल के लिए अप्रेष्य हो जाता है तो ऊपरी भागों में प्रवाह होता है। ये एक तरीके से जो है ये अपना जो मेन टॉपिक है इसकी भूमिका बना रहे हैं, पूरा जो आगे पीछे दिया हुआ है जो भी है। ठीक है, तो देखो तीव्र संचलन। यह संचलन आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होता है। संतृप्त चिकनी मिट्टी या
गादी धरातल पदार्थों के निम्न अक्षों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों के सहारे निम्नामुख संचालन मृदा प्रवाह कहलाता है। अर्थफ्लो, प्राय पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अपसर्व कर जाते हैं तथा आप अपने शीर्ष के पास चापाकार कागज तथा 15 अंगुली के एकत्रित उभार छोड़ जाते हैं। जब ढाल तीव्रतर होते हैं तो आधार शैल, विशेषकर कोमल परतदार शैल जैसे शैल या गहराई से अपसीत आग्नेय शैल भी ढाल के नीचे स्खलित हो जाते हैं। इस वर्ग में दूसरा प्रकार है कीचड़ प्रवाह, मड फ्लो। वनस्पति आवरण के अभाव में भारी वर्षा के कारण अपसेत पदार्थों के मोटे संतृप्त जल से संतृप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे तो तीव्रता से निश्चित वाहिकाओं के सारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी से दिखाई पड़ती है। जब कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपथ या मैदान में आते हैं तो वह सड़कों, पुलों व मकानों चपेट में लेते हुए बहुत विध्वंसकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे कीचड़ प्रवाह उदारगत या हाल ही में उद्गारित ज्वालामुखी के ढालों पर बहुधा पाए जाते हैं। ज्वालामुखी राख, धूल एवं अन्य खंडित तथा भारी वर्षा के कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं एवं ढालों की कीचड़ की नदी या झींगा टंग के रूप में प्रवाहित होती है, जिससे इससे मानव अधिवासियों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इस प्रकार संचलन में तीसरा प्रकार मलबा अवधाव वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। यहाँ तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में गठित होता है। मलबा अवधाव कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है तथा हिम अवधाव के समान होता है। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतों एवं उत्तर अमेरिका की रॉकीज पर्वतों में कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले दशक में उदागार हुआ तथा उनके डालों पर उद्गार की अवधि में तथा उद्गार के पश्चात बहुत विनाशकारी कीचड़ प्रवाह हुआ। अब देखो, ये है मेंस का टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी में, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर स्टार्टिंग का नहीं भी पढ़ो तो कोई मतलब नहीं है, पर ये जरूरी है। ये मेंस का टॉपिक दिया हुआ डायरेक्ट। भूसंकलन अपेक्षाकृत देखोगे तो सारा जो है ये सब इसी का ही पार्ट है। भूसंकलन अपेक्षाकृत तीव्र अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंकलन वृत्त का आकार व आकृति शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, शरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों संचलन के प्रकार के आधार पर इस वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा था ये ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ साथ सेल मलबा के एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन रोलिंग। सोचो, उत्तर प्रदेश में सागर नदी के निकट शिवालिक, हिमालय में भूसंकलन। यह स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। स्वतंत्र जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैलों भ्रत स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। चित्र 6.7 तीव्र ढाल पर भूसंकलन, ये वाला तीव्र ढाल पर भूस्खलन का खरोंच दर्शाता है। तीव्र नति सशस्त्र तल जैसे अनिरंतरताओं के सारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। सेल पतन सेलों के फलक के उत्तरी स्वतंत्र से होता है, जो इसे सेल स्खलन, जिससे पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रवाहित होते हैं, से अलग करते हैं। अब बताया गया कहाँ कहाँ होता है, ये तो छोड़ो। हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूसंकलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कारण बता रहा है। पहला, हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। ये मैंने बताया था कि हिमालय चल रहा है अभी भी, तो समझिए जब प्लेटें होगी तो ढीली हो जाती है। यह अधिकांशतः परतदार शैलों में असंगठित एवं असंगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम नौका तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी में पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी है तथा बहुत कठोर शैलों से निर्मित है। परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूसंकलन होते रहते हैं, यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में। अभी देखो केरल में जो आ रही है वहाँ भी आया है, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृगु हैं, कगार के साथ तीव्रतर है। तापक्रम परिवर्तन और ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है जब वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है। अतः इन स्थानों भूसंकलन और मलबा अवधाव के साथ प्राय सीधे सेल पतन होता है, जो अभी देखा भी जा रहा है। अपरदन व निक्षेपण। अपरदन के अंतर्गत सेलों के मलबे की अवाप्ति एक्विजिशन एवं उनके परिवहन का सम्मिलित किया जाता है।
पिंडाकार शैलें जब अपचय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपरदन के भू आकृति कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं उनके एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृति कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। अपरदन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपचय अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपचय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। ये चीज याद रखने लाइन। अपचय वृत्त सरण में अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। वृत्त संचलन में अपरदन में अंतर है। वृत्त संचलन में सेल मलवाचायु शुष्को अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रभावशील जल, हिमानी, लहरें एवं धाराएं वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः अपरदन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र 6.1 से स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं परिवहन वायु, प्रभावशील जल, हिमानी, लहरों, धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह कारक पदार्थों क्रमशः 3 अवस्थाओं जैसे गैसीय, हवा, तरल, प्रभावशील जल, ठोस, हिमानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपरदन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संचालित कारकों से संबंधित होता है। गतिज ऊर्जा निम्न कारकों से ज्ञात की जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv, इसका जैसे m मतलब मास हो गया, v में वेलोसिटी। अब देखिए पूरा साइंटिफिक है, इतना ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगा। इस प्रकार कार्य करने हेतु प्राप्त ऊर्जा पदार्थों के वृत्त तथा उसके संचलन वेग पर निर्भर करेगी। जैसे कि मुझे लग रहा है बहुत बड़ा चैप्टर है कोई नहीं। ये मधुकर कोटवे ने चैप्टर 6 और 7 को पढ़ाया ही नहीं है। ऐसा नहीं है, तो हटा भी दिया गया है, नहीं एनसीटी में हटा दिए गए। विशाल का हिमानी व्रत बहुत मंद गति से संचालित होते हैं, परंतु अपरदन की दृष्टि से बहुत प्रभावकारी होते हैं। दूसरी ओर हवा जो कि गैसीय रूप में होती है, कम प्रवाही होती है। अपरदन के 2 अन्य कारक लहरों एवं धाराओं तथा भूमि के जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमि के जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आस्मिक लिथोलॉजिकल विशेषता द्वारा निर्धारित होता है। यदि सेल पारगम्य घुलनशील व जल प्राय हो तो केवल काष्ठ चूनागत आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृति को विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भरे जाते हैं। वहीं अपरदन के कारण जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं, भूमि के जल इत्यादि तल्लोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। अपरदन निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसके विवेचन अगले अध्याय में भू आकृति एवं उनका उद्भव में विस्तृत रूप से किया गया है। चलो मृदा निर्माण, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है। मृदा और मृदा के तत्व। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या बता सकते हैं? मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है जिसमें जीवित पदार्थों तथा पौधों का पोषित करने की क्षमता होती है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक व जैविक प्रक्रियाएं अनवरत चलती रहती है। मृदा अपक्षय अपकर्षक का परिणाम यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील व विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क आदि हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रियाएं मंद या बंद हो जाती है। मतलब फिर वहाँ पे ना खेती वेती नहीं होगी। यदि इसमें पत्तियाँ गिरती है या घास से सूख जाती है तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रसायन उसमें जैव पदार्थों की मात्रा पेड़ पौधे और प्राणीजात तापक्रम और नमी सभी मौसम के साथ तथा विस्तारित निर्माण की कालावधि के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृति और वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती है। यदि उक्त नियंत्रण दशा में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से भी परिवर्तित हो सकती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षयी प्रवाह अपक्षयी पदार्थों की गहराई की मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रवाह
या लाए गए पदार्थों के निक्षेप में बैक्टीरिया अन्य निकृष्ट पौधे जैसे कोई काय एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। पारवार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष हामोस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभिक गौण घास में फंस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों में वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष में झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधे की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को उपलाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज अंबार छिद्र में एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज में जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान, जो पेडोलॉजी का एक मृदा वैज्ञानिक होता है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक है मूल पदार्थ, शैलें, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं एवं समय। सोचिए 5 कारक होता है। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं, वे एक दूसरे कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुखता है प्रवणता, वर्षा वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी दैनिक भिन्नता। मूल पदार्थ तथा सेल। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थान इन सिटू या उसी स्थान पर अपेक्षित सेल मलबा, अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप परिवहन कृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन मलबा के आकार, संरचना, एकल पृथक कणों, मलबा के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप के खनिज व रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति, उसके दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती है तो मृदाओं में मूल सेलों के प्रकारों में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रिया विशिष्ट एवं विचित्र होती है, मिट्टियाँ मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती है। स्थलाकृति, उचावच, तो ये चीज़ याद रखना कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रित कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन अथवा अनावर्त होने को सूर्य की किरणों के साथ संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातलें एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र डालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उस क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न डालों जहाँ अपरदन मंद तथा जल का परिसरवण अच्छा रहता है तथा मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। मध्य अक्षांशों में दक्षिणोन्मुखी सूर्य किरणों से अनावृत डालों की वनस्पति तथा मृदा की दिशा में भिन्न होती है तथा उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशाओं वाले डालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी वनस्पति मिलती है। तो सोचो ये प्रभाव पड़ता है कि आप कौन से एल्टीट्यूड में जा रहे हो। जैविक प्रक्रियाएं। वनस्पति आवरण में जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में विद्वान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा के सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ हामोस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो हामोस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी व गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में हामोस एकत्रित हो जाता है क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक व टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संतंत्र विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण व भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती है तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में हामोस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। राइबोजियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। मैं बता रहा था ना वो क्वेश्चन। केंचुए मिट्टी खाते हैं तथा उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन रसायन परिवर्तित हो जाता है। क्या है? क्या हो गया? कीर्तन क्या है? रोडेंट्स होते हैं, पता नहीं इतना तो, पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। देखो ये वाला मैं क्वेश्चन बता रहा था। निम्न में से किसी एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कर्षकों के रूप में जानी जाती है।
देखो कवक क्या काम करते हैं, जैसे मान लो किसान मिट्टी को काम क्या करते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हैं ना, कवक भी वही काम करते हैं। तो ऐसा ही काम कौन करता है, चींटी करती है। ये देखो, ये तेरी तो ऐसा नहीं है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो छोड़ना नहीं है। ये मेंस में है, फ्लोरा फोना जीव जंतु, ये मेंस में है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पढ़ो। चींटी, दीमक, केंचुए, करतंग इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिक सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। किसान भी यही काम करता है, कवक भी यही काम करते हैं। तो कवकों की मदद कौन करता है, चींटी। केंचुए मिट्टी खाते हैं, उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन और रसायन परिवर्तित हो जाता है। कालावधि, मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगे काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता उसके पार्श्विका प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा का निर्माण सभी प्रक्रिया लंबे काल तक पार्श्विक विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पर पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती है, तो उनमें संतुलन का अभाव होता है अथवा मिट्टी कम विकसित संसाधन मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी विकास उसकी परिपक्वता के लिए कोई भी विशिष्ट कालावधि नहीं है। देखा है ना, इसमें से छोड़ो। देखो एक तो इसमें अगर ये एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये तो पढ़ना ही है, वो तो अच्छे से पढ़ना है। तो भू संकलन मेंस का टॉपिक है, तो ये दो पर पढ़ो, मेरा मानना है कि अब देखिए 1 मिनट रुको। अच्छा चैप्टर पढ़ लेना अपन। इस पहला चैप्टर तो कोई काम का था नहीं, ठीक है। देखो ये तो कोई काम का है नहीं, ये तो मत पढ़ना, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक्स है, 1-8 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो आगे आएंगे क्लाइमेट वाली, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन तो हर साल आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, इकोनॉमी पढ़ते हैं अब। आज ये बहुत लंबा चैप्टर हो गया है।